अनन्या दबे पाँव केक का डिब्बा छिपाती घर में घुसी। आज सास ससुर की एनिवर्सरी है और इस घर में सेलिब्रेट करना मना है। अपनी पहली एनिवर्सरी के लिए देखे हजारों ख्वाब अनन्या की आंखों में अभी भी किरच की तरह चुभ रहे थे। दादी सास के कड़क स्वभाव के आगे सभी की जुबान और हिम्मत जवाब दे जाती है, पर अनन्या ने हारना नहीं सीखा है। उसने अपने आप से वायदा किया है कि दूसरी एनिवर्सरी तक वो घर का माहौल बदल कर रहेगी। इसलिए वो आज केक लेकर आई है और दादी रुक्मणी देवी के क्रोध से बचने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र भी तैयार कर चुकी। उसने गुपचुप तरीके से शाम की पार्टी की तैयारी निपटा ली। सास सरोज जी उसे इतना काम करते देखकर हैरान थी। अनन्या बेटा, आज क्या क्या बनाने में लग गई है? तुझे पता है ना कि माता जी को ये सब पसंद नहीं है। वो गुस्सा करेंगी तो तेरा दिल दुखेगा। अनन्या सरोज जी को ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठाती हुई बोली, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, बस अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर ना कहना पहले से बताया नहीं और मेरे फ़ोटो ख़राब हो गए। अनन्या की शरारत पर सरोज जी भी हंस पड़ी। शाम को दरवाजे पर अचानक बुआ जी और फूफा जी को देखकर प्रतीक अनन्या का मास्टर प्लान समझ गया। दामाद को नाराज़ करने के बारे में तो दादी जी सपने में भी नहीं सोचती। फिर क्या था, खूब मस्ती हुई। सरोज जी ने शर्माते हुए पतिदेव प्रकाश जी के साथ केक काटा और देर तक सब नाचते गाते रहे। दामाद के घर में रहने तक तो रुक्मणी देवी हंसती रहीं, पर फूफा जी के जाते ही उन्होंने मुंह फुला लिया। दादी, अभी कितना अच्छा माहौल था, सब खुश थे, आपको भी मज़ा आ रहा था। अब फूफा जी के जाते ही घर का माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? प्रतीक ने दादी को समझाने की कोशिश की। रहने दे लल्ला, धूप में बाल सफ़ेद ना करे हैं तेरी दादी ने। जो मैंने तेरी एनिवर्सरी पर हुल्लड़ ना होने दिया ना, इसका बदला लिया है तेरी बहू ने मुझसे। अपने घर के सारे नियम कायदे धता बता दिए हैं, और तो और इस उम्र में मुझे ये अंडे का केक खिलाकर मेरा धर्म तक भ्रष्ट कर दिया। आज दादी रौद्र रूप में आ चुकी थी। अनन्या की रुलाई छूट गई। क्या सोचा था और क्या हो गया। सरोज जी को अपनी बहू के लिए बुरा लग रहा था। आज बहू ने उनकी खुशी के खातिर इतनी जहमत उठाई और अब दादी का गुस्सा भी भुगतना पड़ रहा है। वो बीच बचाव करती बोल पड़ी, माताजी, अब केक बिना अंडे के बनते हैं। अनन्या, ज़्यादा अन्याय अन्याय मत करती रहा कर। सिर पर बैठा ली है बहू, पता चलेगी बुढ़ापे में। मेरी सीख तो तूने भुला दी है। अब तो भगवान बस मुझे उठा ले इसकी दूसरी एनिवर्सरी से पहले, जिससे दोबारा ऐसा अधम ना देखना पड़े मुझे। दादी गुस्से में कुछ भी बोल रही थी। घर में मातम सा फैल गया। प्रकाश जी अपनी माँ को शांत करने का प्रयास करने लगे और सरोज जी अनन्या को चुप कराने में लग गई। बेटा, तू दादी की बात को दिल से मत लगा। तुझे पता है ना कि वो गुस्से में बेलगाम बोलती जाती हैं। मैं कल कैलाशी को बुलाती हूँ, अब उन्हें बस वही शांत कर पाएगी। कैलाशी होने को तो बस 9 थी, पर रुक्मणी देवी की बड़ी मुँह लगी थी। जब भी कोई विकट परिस्थिति आन पड़ती है, कैलाशी ही आकर रुक्मणी देवी का मूड ठीक कर पाती है। वाकया हुए 4 दिन हो गए थे। कैलाशी रोज आ रही थी माताजी की छिचोरी करने, मगर घर में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सरोजी बहुत दुखी थी कि उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में बेचारी अनन्या झेल रही है। भले ही रुक्मणी देवी चुप्पी साथ गई थी, पर प्रतीक और अनन्या के बीच खिंची अदृश्य दीवार तो वो देख पा रही थी और परेशान हो रही थी। अनन्या ने आज संडे की वजह से खाना बनाने का जिम्मा लिया तो प्रतीक ने भूख न होने का ऐलान पहले ही कर दिया। खाना बनाते हुए आंसू पहुँचते अनन्या को देखकर सरोज जी का दिल कचोटने लगा और वो प्रतीक को समझाने ड्राइंग रूम में पहुँच गई। अब तेरा क्या नया ड्रामा है? सरोज जी गुस्से में बोली। मेरा कोई ड्रामा नहीं है मम्मी, बस भूख नहीं है, प्रतीक ने बात को टालते हुए कहा। सरोज जी ने उसके पास से खाली चिप्स के पैकेट उठाए और हवा में नचाते हुए बोली, फिर ये सब क्या है? प्रतीक, दादी के चक्कर में तू अनन्या का दिल क्यों दुखा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है मम्मी, वो दुखी है तो अपनी हरकतों से। मैंने आगाह किया था उसे दादी के गुस्से से, पर उसे तो रेवोल्यूशन लाने का भूत सवार था। अब भुगते। प्रतीक ने चिप्स के खाली पैकेट डस्टबिन में डालते हुए कहा। वापस लौटते हुए डस्टबिन में पड़ा पेस्ट्री का डिब्बा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अनन्या! पूरे गुस्से में वो अनन्या को हाथ पकड़ डस्टबिन के पास ले आया और दांत पीसते हुए बोला, यहाँ एक दिन के कांड से रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ गया है, और तुम्हें तुम्हें रोज़ पेस्ट्री खाने का शौक चढ़ रहा है। मैंने घर में कोई पेस्ट्री नहीं लाई है, अनन्या ने सपाट सा उत्तर दिया और वापस जाने लगी। प्रतीक ने उसे वापस अपनी ओर खींचा तो अनन्या अपना हाथ छुड़ाने लगी। उन दोनों की आपसी जोर आजमाइश अंदर आती कैलाशी को टक्कर लग गई और उसके हाथ से पेस्ट्री का नया डिब्बा धप्प से ज़मीन पर गिर गया। हाय दैया, ई का गजब होई गवा। बड़ी मुश्किल से तो मालकिन की लाने बैगनी केक मिला हतो। सब सत्यानाश पीट दई तुम लोगन ने। कैलाशी तो अपनी धुन में पेस्ट्री के अवशेष समेटती बड़बड़ा रही थी और प्रतीक कभी पेस्ट्री को, कभी कैलाशी को और कभी अनन्या को देख रहा था। दरवाजे की ओर से सारा तमाशा देखती रुक्मणी देवी ने अपना सिर पीट लिया। इस कैलाशी की लापरवाही ने सब पोल पट्टी ही खोल दी।
दरअसल उस दिन एनिवर्सरी पर अनन्या ब्लैक करेंट फ्लेवर का केक लाई थी और दादी चखते ही उसके स्वाद की दीवानी हो गई थी। अब वो कैलाशी से मंगाकर और बैगनी केक खाने की कोशिश कर रही थी, पर नाम न मालूम होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से आज बैगनी केक ला सकी थी। झेंप मिटाने को वो खुद ही बाहर निकल आई और अनन्या के सिर पर हाथ फेरती बोली, अनन्या बहू, मैंने बाद में गहराई से सोचा तो समझ आया कि एनिवर्सरी मनाना इतना भी बुरा काम नहीं है। अगर तुम सबको इसी में खुशी मिले है तो यही सही। अब से घर में केक काट लिया करना। और सुन बहू, तेरी दूसरी एनिवर्सरी पर मैं खुद मंगाऊंगी बड़ा सा बैगनी केक। सभी लोग हंस पड़े और खाना खाने टेबल पर पहुंच गए। अनन्या ने प्रतीक के अलावा सबकी प्लेटें लगाईं तो सरोज जी भी मुंह दबाकर हंस पड़ी। रात को अनन्या की मनोहार करने जब प्रतीक कमरे में पहुंचा तो अनन्या ने भी मुस्कुराते हुए चादर और तकिया प्रतीक को पकड़ा दिया। वो क्या कह रहे थे तुम? रातों की नींद उड़ गई है ना? तो कुछ रातें छत पर गुजार कर देख लो, क्या पता नींद वापस आकर छज्जे पर बैठ जाए। अरे सॉरी यार, प्रतीक ने कहने की कोशिश तो की, पर अनन्या दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। फ्रेंड्स, ये प्यारी सी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।